मिनी व्हीकल्स रेस्टोरेशन। खिरोल नाम के गांव में लक्ष्मण नाम का व्यक्ति कबाड़ी का काम करता था। उसके पास श्याम नाम का व्यक्ति काम करता था। लक्ष्मण बहुत लालची था। श्याम से काम तो कराता था पर उसे पैसे कभी नहीं देता था। एक दिन लक्ष्मण के पास कुछ मिनी व्हीकल्स आए। उन्हें देखकर लक्ष्मण श्याम से, सुन, उन मिनी व्हीकल्स के पुर्जे पुर्जे निकाल दो, फिर उसको तोलकर उसका वजन देखो और अलग रख देना। थोड़ी देर में अपना ट्रक आने वाला है। भाई साहब, इन मिनी व्हीकल्स में कुछ तो अच्छे हैं, उन्हें रिस्टोर करके फिर से बेच सकते हैं भाई साहब, अच्छे पैसे मिलेंगे। क्यों, अब तू मुझे धंधा सिखाएगा? यहाँ मैं सोच रहा था कि तुम्हें तनख्वाह देना ही बेकार है और अब तुम मुझे सलाह भी देने लगे। भाई साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कितना काम करता हूँ और आप यूँ मुझे दोष देते हैं, ये गलत है। आप सवेरे से लेकर शाम तक मुझसे गधों जैसा काम कराते हैं। मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं उनको कैसे पालूंगा? भाई साहब, मैं नहीं जानता कि आप क्या करेंगे। आपने मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, आप उसमें से कम 50,000 रुपए देंगे तभी मैं काम करूंगा। अच्छा बच्चू, अब तू मुझे धमका रहा है? जानी, तुम्हारी खूब चर्बी चढ़ गई है। अब तुमने मेरे सामने मुंह खोलने की जरूरत की। अब तुम्हें कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, दफा हो जाओ यहाँ से। तब बेचारा श्याम लाचार होकर वहाँ से चला गया। अगले दिन से श्याम लक्ष्मण को भूलकर डंप यार्ड से पुराने मिनी व्हीकल्स लाकर अपने घर के बाहर ही रिस्टोर करने लगा। बाद में उन्हें कम दाम में बेचने के कारण लोग आकर उससे मिनी व्हीकल्स खरीदने लगे। इस तरह श्याम के आर्थिक हालत में भी सुधार आया। एक दिन श्याम डंप यार्ड में जाकर मिनी व्हीकल्स को जमा कर रहा था कि तभी उसे एक व्हीकल चमकती हुई दिखाई दी। उसे घर ले आया और उसे रिस्टोर करने लगा कि तभी उसे वो गोल्डन मिनी व्हीकल के रूप में दिखाई दिया। शाम को शक हुआ। उसने उसमें से एक बोल्ट निकाला और सेठ चमनलाल नाम के सुनार के पास ले गया और उसे चमनलाल को दिखाया। उस बोल्ट को देखकर चमनलाल, अरे भाया श्याम, ये तो एकदम खारिज सोना है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? अरे भाई साहब, ये हमें सड़क पर पड़ा मिला, कुछ पैसों की जरूरत थी, जरा दीजिए भाई साहब। सेठ ने शाम को पैसे दिए और उसे भेज दिया। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन लक्ष्मण चमनलाल की दुकान पर पहुंचा। लक्ष्मण को देखकर चमनलाल ने उसे शाम द्वारा लाया गया बोल्ट के बारे में बताया। यार लक्ष्मण, वो कोई साधारण सोना नहीं है, मैंने बाद में उसका टेस्ट कराया था। ये कोई पुराना सोना है। हो ना हो, उसके हाथ कोई ना कोई गाड़ी जरूर लगी है, वरना ये सोना नट के रूप में क्यों होगा? ये एकदम खारिज सोना है। अरे कुछ भी करो, पर वो मुझे लाकर दे दो। जो भी पैसे मिलेंगे दोनों आधा आधा बांट लेंगे। हाँ सेठ, तुम्हारी बातों से मुझे भी शक होने लगा है। आजकल उसके हाव भाव, चाल चलन सब बदल गया है। उसे उस कूड़े के ढेर में कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा। मैं पता लगाता हूँ वो क्या है। कहकर वहाँ से चला गया। उस रात को श्याम अपने परिवार के साथ सो रहा था कि तभी लक्ष्मण ने चोरी से दरवाजा खोला और उसके घर के अंदर चला गया। उसके बाद वो सारे घर की तलाशी लेने लगा। उसे श्याम के पलंग के नीचे एक गोल्डन मिनी व्हीकल दिखाई दी। वो उसे चुपचाप लेकर घर से बाहर निकल गया। उसे देखकर श्याम की पत्नी लीला, अजी सुनो, वो लक्ष्मण वो अपना मिनी गोल्डन व्हीकल लेकर जा रहा है। अरे चुप रहो, चिल्लाओ नहीं, टेंशन मत लो, उसे ले जाने दो। मैंने जानबूझकर उसे वहाँ रखा था। वैसे वो असली सोना नहीं है, नकली है। मैं जब वो नट लेकर शेर चमनलाल के पास गया था तब उसकी आंखों में लालच दिखाई दी, इसीलिए मैंने उसके दुकान में जो लड़का काम करता है उसे पटा लिया। उसी ने मुझे परसों आकर चमनलाल और लक्ष्मण के बीच जो बात हुई सब बताया। इसीलिए मैंने फटाफट एक डुप्लीकेट व्हीकल बनाकर पलंग के नीचे रख दिया। पर डुप्लीकेट क्यों? आप छुपा देते तो काफी था ना। अरे पगली, अगर उन्हें ये डुप्लीकेट आज ना मिलता तो लक्ष्मण और चमनलाल
बार बार असली माल को ढूंढते हुए आते। अब क्योंकि उनके हाथ डुप्लीकेट लग गया तो दोबारा जिंदगी में हमारे पास वो मुड़कर नहीं आएंगे। लीला अपने पति के सूझबूझ को देखकर उसकी प्रशंसा करने लगी। अगले दिन लक्ष्मण चमनलाल के पास वो गोल्डन व्हीकल ले गया। चमनलाल ने उसकी जांच की और जब पता चला कि ये नकली सोना है तो दोनों बहुत निराश हुए। तब उन्होंने श्याम पर ध्यान देना छोड़ दिया। इतना सारा सोना हाथ लगने पर श्याम भी हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहा। वो डंपयार्ड जाकर पुराने व्हीकल्स लाता, उन्हें रिस्टोर करके कम दाम में बेचते हुए गुजारा करने लगा। लालची मैकेनिक कार रेस्टोरेशन वाला मनोज नाम का कार मैकेनिक रहता था। वो बहुत लालची था। वो एक्सीडेंट में नष्ट हुए कारों को और पुलिस स्टेशन में सालों से पड़े हुए कारों को खरीद लेता था और उन्हें ठीक करके फिर से नया बना देता था। बहुत दिनों से बालाजी को कार खरीदने की इच्छा थी। वो मनोज के पास आया और यार मनोज, मैं बहुत दिनों से कार खरीदना चाहता था। जब मेरी पहली नौकरी लगी थी तभी खरीदना चाहता था पर खरीद नहीं पाया। चलो शादी से पहले खरीद लेंगे सोचा, पर वो भी नहीं हुआ। सोचा शादी में दहेज में मुझे कार मिलेगी, पर मेरे ससुरे ने एक साइकिल खरीद कर दिया। बाद में बच्चों को यूं बस में नहीं जाने देना चाहिए, यूं सोचकर कार खरीदना चाहता था, पर तब भी मुझसे नहीं हुआ। बालाजी भाई मेरे, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। कार खरीदना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। चिंता ना करो और खूब कमाओ। कमाने के कई तरीके हैं, चाहो तो कई तरीके मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, पर उसके लिए पैसे लगेंगे। सोच लो, सबकी इच्छा होती है कि वो नया कार खरीदे, उसे भूल जाओ। बचपन से नया कार खरीदना चाहता था, पर अब मेरा इरादा बदल गया है, इसीलिए सेकंड हैंड कार भी खरीदने के लिए मैं तैयार हूँ। पर मार्केट में कहते हैं कि तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कार कम दामों में मिलते हैं, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। कोई अच्छी सी कार दिखाओ, ये लो पैसे, कहकर उसे 5 लाख रुपए दिया। इसे लेकर मुझे कोई बढ़िया कार देना भैया। ठीक है, पर 5 लाख में आजकल बड़ी गाड़ी कहाँ मिलती है? कोई छोटी कार मिल सकती है, देखता हूँ। यार ऐसा ना कहो, मेरी हमेशा ये इच्छा रही है कि मैं बड़ी बड़ी कारों में घूमूं। इन पैसों से मेरी वो इच्छा पूरी करो यार। ठीक है, जैसे ही कोई अच्छी कार मिलेगी मैं तुम्हें खबर कर दूंगा, कहकर बालाजी को भेजकर अपने मन में अच्छा फंसा बकरा 5 लाख लाकर मुझे देता है, अब इसे 5 लाख का कार क्यों दूं? मार्केट में जो सस्ती मिले या फिर कबाड़ी के पास जो स्क्रैप है उसे लाकर उसे पॉलिश से चमकाकर इस बकरे के गले बांध देता हूँ तो मुझे बहुत पैसे बचेंगे। कहकर पुराने कार ढूंढ रहा था कि एक तालाब से एक खराब हुई पुरानी कार बाहर निकली। वो दिखाई दिया। उसे वजन के हिसाब से खरीदकर दुकान पर लाकर रातों रात एकदम बढ़िया पेंट करके चमकाकर बालाजी को बुलाया और वो कार दिखाते हुए, ये लो यार, एकदम बढ़िया कार है, ये बहुत लकी कार है। ये कार खरीदकर एक चाय बेचने वाला एक टी एस्टेट का मालिक बन गया, झाड़ू मारने वाला वैक्यूम क्लीनर कंपनी का मालिक बन गया और करोड़पति बन गया। पता नहीं तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ ले जाएगी, पर ये कार 5 लाख में नहीं मिलने वाली। मुझे इसके लिए 6 लाख देना पड़ा। अब तुम ही बताओ, बिना लाभ के मैं इसे क्यों बेचूं? इसीलिए 6,50,000 में नक्की कर लेते हैं। तुम्हें और 1.5 लाख रुपए देना होगा, काफी है। दोगे तो ये कार तुम्हारी, क्या कहते हो? वरना इसे लेने के लिए मार्केट में लाइन लगी हुई है। कार देखने में तो बढ़िया है मनोज, ऊपर से तुम इसके बारे में जो कह रहे हो तो भला उसे कौन अपने हाथ से जाने देगा। ठीक है, मैं इसे खरीद लेता हूँ, कहकर घर जाकर पत्नी के गहने बेचकर मिले पैसे को लाकर मनोज के हाथ में थमा दिया। ये देखकर मनोज, अरे ये क्या, कल ही तो तुम कह रहे थे कि 5 लाख के ऊपर 1 रुपया भी नहीं है, अब रातों रात ये पैसे कहाँ से पैदा हो गए? उधार किया क्या? नहीं यार, पत्नी के गहने बेचकर लाया हूँ। ऊपर से इस कार से होने वाले लाभ की तुलना में ये गहना बेचना कोई खास बात नहीं लगा मुझे। ये मानकर पत्नी के गहने बिना बताए उसे बेचकर आया हूँ। ओहो, तुम तो बड़ी कुत्ती चीज निकले यार। तुम कार के लिए इतना रिस्क ले रहे हो भाई, तो तुम्हारे सास को मैं सलाम करता हूँ।
होशियार, घर में बेलन को छुपा कर रखना, झाड़ू को दूर फेंक देना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को पता चला तो तुम्हारे पीठ बस समझो, कहकर कार के चाबी उसे दे दिया। उस कार को बड़े खुश होकर चलाते हुए बालाजी, वाह आज मेरी किस्मत बदलने वाली है, इस नए कार से आज मैं स्टार बन जाऊंगा, कहकर गाते हुए एक मोड़ पर गाड़ी को मोड़ते ही दूसरे कार से जा टकराया। इससे उसका पैर टूटा। वो दूसरी कार उसके बॉस की थी तो इसकी नौकरी चली गई। अब टूटे पैर पर पट्टी बांधकर छूटी हुई नौकरी का शौक मना रहा था कि उसी रास्ते से जा रहे मनोज इसे देखकर हंसते हुए पागल बकरा, मेरे बातों में आकर बुरा फंसा, जोश में आकर होश खो बैठा, अब इसे नजर नहीं आना चाहिए, पकड़े गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, कहकर हंसता हुआ वो वहां से चला गया। धत, वो कमीना मनोज लालची दगाबाज निकला, मुझे उल्लू बनाकर ये खटारा मेरे गले बांध दिया, कहता था कि किस्मत बदल जाएगी। कहकर गुस्से में उस कार के टायर को अपने बैसाखी से जोर से मारा। तब वो टायर अलग होकर गिर गए, उनमें से हीरे बाहर निकले, वे चमक रहे थे। उसे देखकर बालाजी उछलते हुए, वाह वाह रे वाह, मेरी किस्मत खुल गई, कहकर उन हीरों को बेचकर एक बड़ा बिजनेस शुरू किया। पागल बेटा डिस्ट्रॉइंग कार। विदर्भा नाम के गांव में बलविंदर नाम का एक आदमी को संजय नाम का एक बेटा था। वो हमेशा बड़ों का बात नहीं सुनकर उसकी मर्जी से ही सब कुछ करता था। वो सह नहीं पाकर बलविंदर ने संजय को उस गांव का साइकियाट्रिस्ट टिल्लू के पास लेकर गया। सर, ये मेरा बेटा संजय है। इतना उम्र आने के बाद भी गुस्सा कम नहीं हो रहा है सर। कब कैसे रहता है मालूम नहीं। असल में ये अच्छा है या पागल है कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है सर। अगर आप इसको टेस्ट करके बोलेंगे तो मैं कुछ डिसाइड करूंगा सर। अरे बलविंदर जी, आप टेंशन मत लीजिए, संजय को मैं कब से देख रहा हूँ ना, ये टिल्लू सब सेट कर देगा। ए पागल डॉक्टर, तुम युद्ध सोच रहे हो क्या? टिल्लू क्या है? टिल्लू तुम्हारा नाम टिल्लू मुझे पसंद नहीं आया, तुरंत ही बदल दो। देखो संजय बाबू, ऐसा नहीं कहना है, वो मेरा निक नेम है। मुझे बचपन से मेरे सारे दोस्त और मेरे परिवार वाले सब मुझे वैसे ही बुलाते हैं। अच्छा, तो मैं फिर तुमको बैल कही का कहकर बुलाऊंगा, ओके ना? देखा ना डॉक्टर, ये जरूर पागलपन है। परसों मैंने डांटा है कहकर इसने मेरा हाथ काट लिया। अच्छा मेंटल हॉस्पिटल रिकमेंड कीजिए सर प्लीज। अरे ओ बलविंदर जी, कुछ हाइपर लोगों का इच्छाएं होते हैं और हमारे अगल बगल में रूल्स को ब्रेक करने के लिए सोचने वाले ऐसा व्यवहार करना साधारण बात है। आप पहले यहाँ से जाइए, संजय को मैं आपके पास ठीक करके भेजता हूँ। तब बलविंदर खुश होकर वहां से चला गया। उसके बाद संजय टिल्लू को अपने घर में लेके गया। वैसे ही थोड़े दिन संजय टिल्लू को कितना भी गुस्सा करने से, गाली देने से और उनके घर वालों को सताने से भी टिल्लू संजय को उनके साथ ही घुमाता था। फिर एक दिन संजय और टिल्लू हॉस्पिटल से घर आते वक्त संजय को टिल्लू के घर के सामने एक रिच कार दिखाई दिया। अरे ओ बैल कही का अंकल, ये कार मुझे बहुत पसंद है, तुरंत ही मुझे इस कार का किस दे दो। कार को ले जाकर गांव में एक राउंड मार कर आता हूँ। देता हूँ, मगर तुमको कार चलाना आता है क्या? क्या इसके लिए ड्राइविंग सीखना है क्या? अंदर जाकर चाबी घुमाकर एक्सीलेटर दबाऊंगा तो वो अपने आप चलने लगेगा। हाँ चलेगा चलेगा, तुम किसी को ठोक देगा तब पुलिस आकर मुझे अंदर कर लेंगे। देखो बैल कही के अंकल, मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करोगे तो अच्छे से रहूंगा, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते हो ऐसा बदनाम करूंगा, सोच लो। देखो संजय बाबू, मैं तुम्हें कार नहीं दूंगा, पहले ड्राइविंग सीखोगे ना तब दूंगा, ठीक है ना? कहकर अंदर चला गया। तब संजय गुस्से में जाकर घर में पूरा ढूंढकर एक जगह पर पड़ा हुआ पेट्रोल डब्बा को लाकर कार के ऊपर डालकर
उसे जला दिया। फिर उसको देखकर संजय जोर से, ए पागल डॉक्टर, बाहर आओ, बाहर आकर देखो तमाशा। तुम्हारा कार पूरा जल रहा है, आओ आकर देखो। तभी वहाँ तिल्लू आया। क्या रे पागल डॉक्टर, शॉक हो गए क्या? तुम्हारे कार जल रहा है ना? मैं क्यों शॉक हूँगा रे, कार तुम्हारा है ना। परसों को ही तुम्हारा डैडी को तुम ठीक हो गए हो, कार बेच दो कहा था। बेचारा तुमको पसंद है कहकर ये कार भेजा, मगर कम दिमाग वाले येड़ा, ये नहीं जानकर तुम इसे जला दिया। अरे ये सच है क्या? फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साइको कहीं का। क्या सोच रहे हैं रे साइकियाट्रिस्ट को? साइको का बाप हूँ मैं, तुम्हारे ऊपर बदला लेना चाहता हूँ। मुझे मारोगे, मुझे गाली दोगे? थोड़ी देर रुको, पुलिस लोग आएंगे और तुमको जेल में डालकर खूब पीटेंगे। आहा, मैं इतना पागल हूँ सोच रहे हो क्या? पुलिस मुझे क्यों अरेस्ट करेंगे? ये तो मेरा कार है ना। कार किसी का भी होने दो, अगर ऐसे जलाएंगे तो उनको भी जेल में आटा पीसना पड़ेगा रे साइको कहीं का। तभी वहां एसए और कांस्टेबल्स दोनों आए। फिर उन्होंने संजय को अरेस्ट करके जबरदस्ती खींच के लेके गए। फिर थोड़े दिन के बाद संजय जेल से रिलीज होकर घर वापस आया। वहां तिल्लू और बलविंदर दोनों थे। हे संजय बाबू, अब और 1 महीने का कोर्स है बेटा, चलो हमारे घर चलते हैं। है राम, आपका घर? मैं मर जाऊंगा लेकिन आपका घर नहीं आऊंगा। तुम साइको का बाप हो, बड़े साइको हो, कहकर अंदर भाग गया। वो देखकर दोनों हंसने लगे। गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना। श्रीनगर नामक एक शहर में एक गरीब औरत बबीता का घर और एक अमीर औरत उर्मिला का घर अगल बगल में रहते थे। उर्मिला बबीता को और बबीता की बेटी दीपू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, हर बार उन्हें कुछ न कुछ कहती थी। इसी दौरान एक दिन दीपू अपने घर में मिट्टी के खिलौनों के साथ खेल रही थी। तभी उर्मिला की बेटी कीर्ति दीपू के पास आकर, हाय दीपू, तुम्हारे खिलौने कितने अच्छे हैं। अगर मेरे पास भी ये खिलौने होते तो कितना अच्छा होता। बाप रे कीर्ति, तुम अपनी मम्मी को बताकर ही यहाँ आई हो, वरना वो फिर मेरे माँ के साथ झगड़ा करेगी। चली जाओ। मेरी मम्मी को ये पता नहीं है, पता चल गया तो वो चुप बैठेगी क्या? छुप छुप के आई हूँ। तभी वहाँ पहुँची उर्मिला कीर्ति से, ए कीर्ति, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला इस गरीब के घर मत आओ। यहाँ देखा कितना डस्ट है, ये डस्ट तुम पर आएगा तो तुम्हें फीवर आएगा। माँ, दीपू के पास कितने अच्छे खिलौने हैं। माँ, मुझे भी ऐसे ही खिलौने चाहिए, प्लीज दिला दो। क्या ये गंदे खिलौने चाहिए तुझे? घटिया सा ये मिट्टी के साथ बनाते हैं। ऐसी नौबत नहीं आई कि तू इनके साथ खेले। ये सुनते ही वहाँ पर पहुँची बबीता। देखिए मैडम, अगर मिट्टी इतनी ही नापसंद है तो उसमें उगे हुए फसल को क्यों खा रहे हो आप? बच्चों को मिट्टी से इतना ही दूर रखोगे तो जाने अनजाने बीमारियां जरूर आएंगी। देखो, मेरी औकात वो नहीं है कि मैं तुम जैसे नीचे लोगों का सुनूं। आगे फिर कभी ट्राई मत करना ऐसी भाषण देने की मुझे, कहकर वहाँ से उर्मिला चली गई। घर पे अपने पति विवेक के साथ उर्मिला, सुनिए, हमारी बेटी के लिए अलग सा डिफरेंट सा बलून्स के साथ खिलौने बनवाना चाहती हूँ, क्या कहते हैं? और क्या कह सकता हूँ, बहुत पैसे कच्चे होते हैं और उतने ही जल्दी वेस्ट भी हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। छी, आप भी ना कुछ भी शुभ शुभ नहीं बोलते हैं, हमेशा कुछ न कुछ अपशकुन बोलते ही रहते हो। आपको टेस्ट ही नहीं है। जब भी मैं कुछ नया करने की सोचती हूँ आप तुरंत उसको रोक देते हो। क्या मैं बीच में रोकता हूँ और तुम रुक जाती हो? मेरे बात नहीं सुनकर अब तक तुमने जितना गवाया उसका पूरा हिसाब लिख कर रखा हूँ। सब कुछ तुम्हारे पिता के पास वसूल करता हूँ, तुम घबराओ मत। ठीक है, जितना वसूल करना है कर लो, मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगी। उस गरीब बबीता के मिट्टी के खिलौनों से मेरे बलून वाले खिलौने ही अच्छे होने चाहिए। क्या मिट्टी के खिलौने और बैलून के खिलौने के बीच में मुकाबला कर रही हो? तुमको जरा सा भी दिमाग है क्या? एक काम करो, बैलून से साइकिल्स और मिनी कार्स भी तैयार करो, और भी अच्छा रहता है। टेढ़े हो आप, मगर अच्छी आइडिया देते हो। जरूर बनवाऊंगी, जरूर।
अरे मैंने जो कहा तुमको ऐसे समझ में आया? सब कुछ मेरे बदनसीब है। कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद उर्मिला कुछ लोगों को बुलाकर उनसे बैलून के व्हीकल्स बनवाकर अपनी बेटी को दिखाया। उन्हें देखते ही कीर्ति, माँ मुझे सच में ये पसंद नहीं आए। ये मिट्टी वाले खिलौने के तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। जितना भी बोलूं तुम समझती नहीं हो। देखो बेटी, ये मामूली बलून्स नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए रबर वाले बलून्स हैं बेटी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखो ये बलून वाले भैया ने ही बताया है। चाहो तो रोड पर इनके साथ खेल लो, अगर फट गए तो मैं वो मिट्टी वाले खिलौने ही खरीद के दूंगी। कहकर उसे बैलून वाले खिलौनों के साथ रोड पर लेके आई। तब कीर्ति उन खिलौनों को ड्राइव कर रही थी। तब एक एक करके सारे बलून्स फटने लगे। यह देखकर बलून वाले से उर्मिला, अरे चोर कहीं के, लेटेस्ट रबर है, ये है वो है करके बहुत सारी बातें कर रहे थे। ये सब फट क्यों रहे हैं? एक काम कीजिए मेम साहब, अच्छा सा गड्ढे वाले रोड पर ले जाकर घुमाइए, तब अच्छे से चलते हैं। क्या रे, तुम मुझे ही उल्टा जवाब दे रहा है? कहकर उसे मारने गई थी। बाप रे, ये तो कोई पागल पार्टी वाली जैसी लग रही है। ये कोई पागल है कहकर वहाँ से भाग गया। तब बाहर बचे कुचे थोड़े बहुत बलून्स धूप में टप 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 करके सारे फट गए। यह देखकर उर्मिला अपनी बेटी से, देखो बेटी, ये सारे खिलौने तुम्ही ने फोड़े कहकर अपने बाप से कहना, तुम्हें मैं कई सारे मिट्टी के खिलौने खरीद के दूंगी। तब तक दीपू के साथ खेल लेना बेटी। ये मेरे लिए और डैडी के लिए कोई नई बात है क्या? तुम हमेशा ऐसे ही कुछ करती हो और मैं तुम्हें बचाती हूँ ऐसे ही कुछ भी। अगले दिन से दीपू और कीर्ति मिट्टी वाले खिलौने के साथ अच्छे से खेलने लगे।